मेरी बीवी एक डॉक्टर थी। एक आदमी हर दूसरे दिन हमारे घर आता और कहता मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, और वह कहकर मेरी बीवी को अपने साथ ले जाता। बीवी सारी रात वहीं रहती और अगले दिन वापस आती। यही सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। पहले तो मैं यह सोचकर सब नज़रअंदाज करता कि यह बीवी का फर्ज है कि वह मरीज का ख्याल करे और उसके पास ही रहे। लेकिन अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया था, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यह कुछ गलत लग रहा था कि कहीं वह आदमी अपनी बीमारियों के चक्कर में मेरी बीवी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन मैं अपनी बीवी को कहा कि तुम रात को वहां ना रुका करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वह यह कहकर मुझे खामोश करवा गई। यह मेरा फर्ज है। और रही बात उस आदमी की, तो तुम फिक्र नहीं करो। मेरी बीवी का लहजा इतना सख्त था कि मुझे ना चाहते हुए भी खामोश रहना पड़ा। यूं ही सिलसिले में आज का दिन भी गुजर गया था। सुबह सुबह जब मैं नाश्ते के बाद ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला, तो वह आदमी अपने मोटरसाइकिल से उतरकर हमारे ही दरवाजे की तरफ आ रहा था। मैंने उसे रास्ते में ही रोक लिया और पहले सलाम किया। तो उसने सलाम का जवाब दिया और आधा घंटा खोलकर दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश किया। मैंने भी गर्दन मोड़ी, दरवाजे की तरफ देखा और फिर दोबारा उसे देखा और पूछना कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है। तो कहने लगा, सर इसलिए तो आज दोबारा आया हूँ, उनकी तबीयत संभल नहीं रही है। मैंने अफसोस किया, फिर अपनी बीवी को आवाज़ दी, लेकिन वह आदमी इकरार करने लगा कि मैं खुद जाकर बुलाता हूँ डॉक्टरनी साहब को। उस आदमी की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैं सब्र से काम लेते हुए दांत पिसकर रह गया। मैंने कहा कि नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है, वह खुद आ रही है। वह खामोश हो गया और अपनी बाइक के पास जाकर खड़ा हो गया। तकरीबन 15 मिनट के बाद मेरी बीवी अपना बैग लिए बाहर निकली और मुझे खुदा हाफिज करते हुए उस आदमी के साथ चली गई। दूर तक मेरी नज़र मोटरसाइकिल का पीछा किया। मेरे अंदर अचानक से जलन जाग उठी थी, जबकि मैं जानता था कि मेरी बीवी की जिंदगी में मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं था। मुझसे ही प्यार करती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जलन हो रही थी। कुछ देर बाद मैं ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर मैंने सबसे पहले अपनी बीवी को कॉल किया और उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैं उसी औरत के घर पर हूँ, अभी शाम को बात करती हूँ। मैं भी कॉल बंद करके फ़ोन पर टेबल रख दिया। शाम को बात करती हूँ। मैं भी कॉल बंद करके फ़ोन टेबल पे रख दिया और अपना काम करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं काम से फ्री होकर ऑफिस से बाहर निकला, तो मुझे फिर से मैंने कॉल किया तो फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो मैं सोचा मेरी बीवी घर आ चुकी होगी, काम में बिजी होगी शायद, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही। मैं भी ऑफिस से घर के लिए निकल गया। मैं घर पहुंचा और बेल पर हाथ रख दिया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मतलब अभी तक वह घर नहीं आई थी। गुस्से से मैंने दूसरी चाबी निकालकर ताला खोला और घर के अंदर जाकर फ़ोन टेबल पर रख दिया और किचन में जाकर पानी पीकर मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ। मैंने एक बार फिर से बीवी को कॉल किया। पहले ही बेल पर वह फ़ोन उठा चुकी थी। उठते ही सवाल किया कि कब तक घर आओगी? तो बोली सुबह आऊँगी, तबीयत ज़्यादा खराब है। इससे पहले मैं कुछ कहता वह फ़ोन रख चुकी थी। मैं सोचने लगा, अगर मुझे उस आदमी का घर का पता मालूम होता, अब तक मैं उसे वहाँ से ले आ चुका होता। ऐसा करना भी मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी बीवी डॉक्टर थी। ऐसे उसे किसी भी मरीज के घर से लाता तो यकीन उसे बहुत बुरा लगता। वैसे भी वह बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। मैं बहुत देर तक बैठा सोचता रहा। जब भूख का एहसास हुआ तो मैं उठा और खाना गर्म करके खाना खाने लगा। खाने के बाद मैंने सोचा कि अभी भी तो घर पर नहीं है, तो टीवी देख लूं। पहले न्यूज़ सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। शहर में रोज होते हुए अजीब वाक़ये से पूरे शहर को खौफ की लपेट में ले लिया था। परेशानी से मैंने एक बार फिर अपनी बीवी को कॉल किया, तो अब की बार उसका नंबर बंद जा रहा था। उसी तरह मैंने कई बार कॉल किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। मैंने फ़ोन को टेबल पर रखा और कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। पता नहीं वह आदमी कहाँ से आया था। उसका कोई अता पता नहीं था। पहले कभी देखा भी नहीं था। कहीं मेरी बीवी का कोई नुकसान न पहुंचा दे, या फिर मुझसे कहीं उसे छीन न ले।
अगर ऐसा हुआ तो मोहल्ले में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी कितनी बदनामी होगी। इन सब बातों से मैं सहम सा गया और मैंने फैसला कर लिया, मैं उसे कल ही मना करूंगा उस आदमी के साथ जाने से। पूरी रात उसी कुर्सी पर बैठा रहा और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। रात गुजरने के बाद सुबह जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं उठा और दरवाज़ा खोला। सामने ही बीवी खड़ी थी, लेकिन उसकी तवज्जो गली से जाते हुए इंसान पर था। मैंने खामोशी का उस पर नज़र डाली तो वह अंदर आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उसी वक्त उसे कहा, उस आदमी के साथ उसके घर नहीं जाऊंगी। उसने गुस्से से कहा, उसकी माँ को हमारी ज़रूरत है, पहले ही बात हो चुकी है, उसकी माँ बीमार है, मुझे उसका इलाज करना होगा। मुझे गुस्सा आ चुका था। मैंने कहा, कह रहा हूँ ना तुम नहीं जाओगी, उसे कह दो वो अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाया करेगा। मुझसे चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम चाहते क्या हो? हाँ, मैं काम करना छोड़ दूँ और घर पर नकारा होकर बैठ जाऊँ? मेरी डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी, यही चाहते हो ना? मैंने ठंडे दिमाग से कहा, मैंने कब कहा तुम नौकरी छोड़ दो, तुम करो काम, लेकिन उस आदमी के घर पर मत जाया करो, मुझे तुम्हारा घर जाने वाला बात पसंद नहीं आता। मेरी बीवी कहने लगी, मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने भी कहा, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मैं उस आदमी पर शक कर रहा हूँ और यह मेरा हुक्म है कि तुम अब उस आदमी के साथ नहीं जाओगी। मैं उठा और अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिया और रूम में जाकर अपना ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। लेकिन वो तो गुस्से में मुझ पे चिल्लाई जा रही थी, कह रही थी तुम मुझे उसके घर जाने से नहीं रोक सकते, समझे, और ना ही कहीं आने जाने से रोक सकते हो। मैं आज़ाद हूँ, समझे। तुम वह इतना चीख कर बोली थी कि मुझे उसके लहजे से बगावत की बू आ रही थी। मैंने हैरत से गर्दन मोड़ी और उसे देखा और सर हिलाकर ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए कमरे में आ गया। मैं बिना नाश्ता के घर से बाहर निकल गया। मुझे लगा था कि वह मुझे रोकेगी और नाश्ते का पूछेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वह बदल चुकी थी। कुछ ही हफ्तों में हमारे बीच एक अलग सा रिश्ता बन चुका था। मैंने गुस्से से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दफ्तर में आ गया, लेकिन गुस्सा और भूख की वजह से मैं काम का तवज्जो नहीं दे रहा था। ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं बाहर निकला और ऑफिस से दूर एक ढाबे पर नाश्ता करने आ गया। नाश्ता के बाद मैं वहीं बैठ गया और सुबह होने वाले झगड़े पर गौर करने लगा। क्या बीवी का उसे आदमी को जाते देखना, उसका उस आदमी का घर जाने के लिए मुझसे झगड़ना, मैं यह सब बातें सोच रहा था। और बगावत की बू का आना, यह सब एक ही दिन में नहीं हुआ था। फिर यह काम कुछ हफ्ता नहीं हो सकता था। लाजमी वह आदमी शादी से पहले भी मिलते रहती होगी, जब भी तो मेरे सामने ऐसी बातें कर रही थी, वरना शुरू शुरू में तो तकलीफ और जोश के खौफ भी फैसला कर सर पर चकरा काटता रहता है। एक सोच खत्म हो गई थी तो दूसरी आ रही थी, जिसे मैं महसूस समझ पा रहा था। वह भी उस आदमी के साथ मिली हुई थी। दोनों ही मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। वह आदमी अपनी माँ की बीमारी का फायदा उठाकर उसे अपने साथ ले जाता। खुदा जाने दोनों के दरमियान कैसा ताल्लुक है कि जो वह इतना उछल रही है उसके घर जाने के लिए। उन दोनों को एक साथ तसव्वुर करके ही मेरा बदन में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा दिल जल रहा था। दिल में इतनी बड़ी नफरत पैदा हो चुकी थी कि बीवी का दिमाग में आते ही मुंह से अजीब से लफ्ज निकल आते। शाम तक मैं सड़कों पे बेमकसद मोटरसाइकिल दौड़ाता रहा। फिर थककर मैं घर आ गया। घर के सामने मोटरसाइकिल रोककर मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर कमरे से किसी की सरगोशी की आवाज़ आ रही थी। मैं बगैर आवाज़ के कमरे से बाहर खड़ा हो गया और बीवी को देखा। वह कमरे में तन्हा थी और किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। सुनो, तुम दवाई वक्त पर देते हो ना? देखो, मुझे लगता है कि मेरा घर से निकलकर तुमसे मुलाकात करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरा पति नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे घर आऊँ। लेकिन तुम ख्याल रखना, ठीक है? अगर हालात ज़्यादा ख़राब हुई तो हमें अपना आखिरी कदम उठाना होगा। नहीं, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं। यह सब वह अल्फाज थे जो मेरी बीवी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं दरवाजे के पास से झटके किचन में आ गया और जानबूझकर बमकर बर्तनों की आवाज़ की जोर से एक गिलास उठाकर मैंने स्लेब पर पटक दिया और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर जोर से स्लेब पर रखी। बर्तनों की आवाज़ सुनकर वह कमरे से ही खड़ी खड़ी बोली कि कौन है?
उसकी आवाज़ में खौफ झलक रहा था। मैंने कोई भी जवाब दिए बगैर बोतल का ढक्कन खोला और गिलास पानी में डालकर अब की बार मुझे कदमों की आवाज़ किचन की तरफ आती महसूस हुई थी। जैसे ही वह किचन में आई तो मैं गिलास की नज़र उठाकर उसे देखा। उसका रंग उड़ चुका था, जबकि उसने हाथ में गुलदस्ता पकड़ा हुआ था। मैं ही चौंक गया था। वह अभी तक खड़ी खड़ी निगाहों से मुझे ही देख रही थी। मैंने गिलास खाली करके स्लिप पर रखा तो उसने होश की दुनिया की कदम रखा और गुस्से से बोली कि तुम बेल नहीं दे सकते थे। मैं कितना डर गई थी। मैंने उसे खामोश नजरों से देखा और चलता चलता बाहर आया और गुलदस्ता उसके हाथ से लेकर बोला कि तुम ऐसा क्या कर रही थी कि तुम इतना डर गई थी? और इस गुलदस्ते से कत्ल करने का भी इरादा था क्या? कत्ल का लफ्ज पर तो जैसे वह मरने वाली हो गई थी। उसका रंग उड़ गया था। उड़ते रंग के साथ बोली कि मैं क्यों करूंगी किसी का कत्ल? तुम इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मैंने कुछ नहीं किया और यह गुलदस्ता सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए पकड़ा हुआ था। मैं डर गई थी। मैं उसकी लंबी चौड़ी बात सुनकर अपने कंचे उचका दिए और गुलदस्ता जाकर उसकी जगह पर रख दिए। मैं कपड़े बदलने आ गया था। अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह उसके साथ क्या हो रहा है, कि वह खुद क्या करती फिर ही रही ही है। बस अब मुझे किसी चीज़ से फर्क था कि वह मुझे धोखा देने की किस हद तक जा सकती है। कमरे की छत पर घूमते हुए मैंने बीवी की फ़ोन पर सुनने वाली बातों पर गौर करना चाहा तो मुझसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह किसी से बात कर रही थी और उसका आखिरी काम क्या था? कहीं वह भागने का इरादा तो नहीं कर रही थी? मैं क्या करूँगा अगर वह घर से भाग गई तो? मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। मेरी मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं, मुझे जल्द कुछ करना होगा। लेकिन एक मिनट ऐसा भी हो सकता था कि वह उस आदमी के साथ भागने के बजाय किसी और के साथ भागने का सोच रही हो। जाहिर यूँ कर रही हो कि मैं उस आदमी के साथ भागी हूँ ताकि मैं उसे ढूंढ ही ना सकूं। कहीं यह मेरी नज़रों में धूल तो नहीं झोंक रही? मैं उसे गौर से देखकर सोच रहा था और फिर करवट लेकर लेट गया था। अगली सुबह भी वह आदमी घर के सामने आ गया था और बीवी के मेरे सामने उसके साथ चली गई थी। लेकिन मैं कुछ भी ना कह सका क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पूरा मोहल्ला हमारा झगड़ा देखे और तमाशा देखे। इसलिए मैं सब्र का कड़वा घुट पीकर ऑफिस आ गया। दिन में ऑफिस का काम करने के बाद जब मैं घर आया तो पूरा घर खाली था। मतलब आज भी वह नहीं आएगी। मैं टॉवल से मुंह साफ करके बैग मेज पर रखा और कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी में सुकून के दिन भी आए थे। कितना सुकून था शादी के बाद शुरू के दिनों में। लेकिन अब तो जैसे हर चीज ही पलट गई थी। कभी कभार तो मुझे लगता था कि वह बस शादी से शुरू के दिनों में अच्छा बनने का ड्रामा ही करती थी और अब ड्रामा करके थक चुकी थी तो अपना असल चेहरा मुझ पर दिखा रही थी। काश कि मैं ऐसी औरतों से शादी नहीं करता। मैंने नहीं में सर हिलाते हुए मेज पर सर रख दिया क्योंकि सर दर्द से फटा जा रहा था। आज की रात भी कुर्सी पर बैठकर ही गुजर गई थी। सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही खड़ी उस आदमी का हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए देख रही थी। फिर चेहरा सीधा किया, मुझे देखा और अंदर आ गई। दरवाज़ा बंद करने से पहले मैंने मोहल्ले से गुजरते आदमी पर एक नज़र डाली तो सब अजीब नज़र से मुझे ही देख रहे थे। मैंने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और कमरे में आकर जोर से उसकी बाजू पकड़कर बोला कि तुम अभी मेरी बीवी की हैसियत से यहाँ रहती हो इस घर में, समझी? अपनी घटिया हरकतें मोहल्ले से बाहर करो। यहाँ मेरी इज्जत है। मेरी बात तो उसने अनसुनी कर दिया और अपनी बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैं खून की आंखों से उसे देखा और जोर से बिस्तर पर धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल कर आ गया। सिगरेट पीकर सिगरेट फूंकना शुरू कर दिया। इतनी गर्मी में मैं छत पर बैठ गया। एकदम से बीवी का रवैया मेरे दिमाग में आ चुका था तो उसका बिखरा हुआ हलाया मेरे सामने आया तो मेरा दिल किया कि मैं हर चीज़ तहस नहस कर दूं और खुद कहीं चला जाऊं जहां कोई मुझे जानता भी ना हो। मैं लोगों के सवाल की नज़रों से बच जाऊंगा। रात तक मैं छत पर बैठा रहा, फिर नीचे आया और कपड़े बदल बदल के घर से बाहर निकल गया। बाहर ही खाना खाकर रात तक घर वापस आया। जब घर वापस आया तो वह दुनिया
जहाँ से बेखबर सो रही थी। एक लम्हे में मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं कातिल नहीं बनना चाहता था, ना ही मैं उसके खून से अपने हाथ रंगना चाहता था। दिल के कोने में मेरी मोहब्बत बेइंतहा थी, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की और काम करवाने की आज़ादी भी थी। वही आंखों से धूल झोंक रही है। मैं सोच सोच के परेशान हो रहा था। यह सोचकर ही मेरा दम घुटने लगा कि मैं सीने को मसलते हुए कमरे से बाहर निकला और बाहर आकर बैठ गया। घर की दीवारें मुझ पर तंग होने लगी थी। मैंने बालों को मुट्ठी में दबोचकर खींचा और चीखना शुरू कर दिया। आंखों से लगातार आंसू टपकने लगे। यूं ही सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। इस दौरान मेरे और मेरी बीवी के ताल्लुक खतरनाक हद तक खराब हो चुके थे। अब तो यह आलम था कि एक ही घर में रहते हुए हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं समझते थे। वह अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से जाती थी। मुझे इजाज़त लेना तो वह भूल ही चुकी थी। बगावत ने उसे निडर बना दिया था। एक रोज़ किसी ने बातों में मुझे बताया कि जो आदमी मेरे घर आता है उसकी माँ को मरे हुए 5 साल हो चुके थे। उस आदमी की बात सुनकर तो मैं हैरान में पड़ चुका था और मैं उस आदमी से जरूर काम का कहकर दुकान से बाहर निकालना और घर पर आ गया। आज भी बीवी उस आदमी के घर पर थी। सब जान के मेरा दिमाग खराब हो चुका था। आखिर उस आदमी ने झूठ क्यों बोला कि उसकी माँ की तबीयत खराब है? आखिर उस आदमी के झूठ बोलने का मकसद क्या था? कहीं यह दोनों किसी गलत काम को तो नहीं कर रहे, या फिर वह वाकई में कहीं भागने का तो नहीं सोच रही? बीवी के भागने का सोचकर ही मेरे चेहरे पर पसीने छूटने लगे थे। मैंने मुंह पर आया पसीना साफ किया और मोबाइल जेब से निकालकर मैं बीवी को कॉल किया। उसका नंबर बंद था। गुस्से से मैंने फ़ोन कर दिया और घर से बाहर निकलकर गली में आकर बैठ गया। रात भर मैं गली में बैठा रहा। फिर सुबह उठकर मैं घर के अंदर आकर बैठ गया। थोड़ी देर गुजारी थी तो बीवी के घर आ गई और घर के अंदर दाखिल हुई। मैं भी पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और उसे देख अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम गई और फिर 5 मिनट बाद वापस आई। बाल बनाना लग गई। मैंने उसे देखा और पूछा कि तुम अब कहाँ जा रही हो? तो वह बोली कि उस आदमी की माँ की तबीयत खराब है, बस उसी सिलसिले में वापस जा रही हूँ। ठीक है। बीवी की बातें ने मुझे शक में डाल दिया था। उसकी हालात देखकर मुझे यही लगता था कि शायद वह भागने की तैयारी कर रही है। एकदम से मुझे मेरे इधर उधर खतरे की घंटी बजने सुनाई दे दी थी। जब वह घर से बाहर निकाल कर थोड़ा दूर चली गई तो मैं भी उसके पीछे ही अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल आया। दोनों मोटरसाइकिल आगे पीछे एक ही साइड में चल रही थी। थोड़ी सफ़र के बाद जब आगे वाली मोटरसाइकिल रुकी तो मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी देर खड़ी की और ऊंचे से मकान को जाकर देखा और फिर बीवी को देखा और दोनों अंदर दाखिल हो रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे मकान में दाखिल हुआ और उसी कमरे में आ गया जहां वे दोनों गए थे। सामने ही बिस्तर पर एक वजूद बेसुध पड़ा हुआ था और मेरी बीवी उसे इंजेक्शन लगा रही थी। फिर वह दोनों खड़े हुए और कमरे के दूसरे कोने में खड़े होकर बातें करने लगे। बाजी, तुमने उसे इंजेक्शन लगा दिया है ना? तुम्हें क्या लगता है कि वह या मर जाएगी? इसे मैं कब से झेल रहा हूँ। उस आदमी के अल्फाज सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह मेरी बीवी को बाजी क्यों कह रहा था? हाँ हाँ, मर जाएगी। वैसे भी जो उसे दिया है उसने अपना असर शुरू कर दिया है। अब वह 3 दिन में मर जाएगी और फिर उसकी सारी जायदाद तुम्हारे और तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी। हाँ बाजी, तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं तुम्हें भी बराबर का हिस्सा दूंगा। इसमें पहले यह बात मेरे हाथ से निकल कर जाती, मैंने फौरन पुलिस को कॉल की। थोड़ी देर में पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस कमरे में दाखिल हुई थी। मेरी बीवी और आदमी का रंग उड़ गया था। मैं आगे बढ़ा और उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारा और उसका गिरेबान पकड़ लिया। जल्दी से बताओ कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, वरना मैं तुम्हारा हसर बहुत ही बुरा कर दूंगा। एक थप्पड़ से ही वह आदमी तोते की तरह सच सच बोलना शुरू कर दिया था। यह मेरी बहन है। मुझे कुछ साल पहले घर वालों ने मेरी लालची तबीयत की वजह से घर से निकाल दी थी और आपकी शादी पर किसी ने मेरा जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि मैं उनके लिए इतना अहम था ही नहीं। घर से निकलने के बाद मैंने उस लड़की को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया, क्योंकि मैं नौकरी नहीं करता था।
इसलिए खाने के लाले पड़ गए थे। तब मैंने उसे शादी की। एक रोज़ मैं आपको और बाजी को बाजार में देखा था। फिर मैं एक दिन बाजी के अस्पताल गया और बाजी से मदद का कहा। बाजी को शुरू से ही मुझसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए फ़ौरन मान गई और मदद करना शुरू कर दी। इसलिए मैं बाजी को रोज़ ले जाता था। बीवी और उसके भाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसलिए पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जिस लड़की को मेरी बीवी ने जहर दिया था उसे हमने बचा तो लिया था, लेकिन जहर ने उसे लड़की के गुर्दों पर असर किया था, जिसकी वजह से उसे अक्सर सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बीवी और उसका भाई जेल में उसने बकाई की सज़ा काट रहे थे। वह एक लड़की जिसने मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा पाई और अपने वजूद के एक अहम हिस्से को खो दिया था, और एक मैं जिसने अपनी बीवी से धोखा खाया था। लेकिन वक्त का काम है गुजर जाना। कभी कभार यह वक्त भी जोखिम के साथ गुजर जाता है। नॉर्मल होने के बाद मैं भी 1 साल के बाद शादी कर ली और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी बीवी वफादार है और नेक है, ख़ास तौर पर बच्चों की तबीयत पर बहुत तवज्जो रहती है, इसलिए बच्चों को लेकर मैं भी बहुत बेफिक्र रहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस वाक्य से यह ज़रूर सीखा है कि लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। क्या मैंने पुलिस को बुलाकर ठीक किया था, या मुझे बीवी और उसके भाई को उसकी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए था? बीवी के घर वाले ने जिस तरह से अपने बेटे को घर से निकाल दिया था, क्या वो ठीक था? उनको प्यार से उसे समझाना चाहिए था। क्या लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि इंसान अच्छे और बुरे की तमीज़ भूल जाता है? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ज़रूर